Assalamu alaikum. In this video I will discuss some more clinicals from the upper limb और ये सारे clinicals मैं KLM से डिस्कस कर रहा हूँ. इससे पिछली वीडियो में पॉलैंड सिंड्रोम तक डिस्कस हो गए थे. So the first clinical now today is winging of scapula. So winging of scapula कब होगी? When our serratus anterior get paralyzed. So when serratus anterior get paralyzed, जब उसकी nerve supply ख़त्म हो. So what is the nerve supply of the serratus anterior? So its nerve supply is long thoracic nerve. अगर हमारे पास serratus anterior paralyze हो जाता है तो overhead abduction is not possible. So what is overhead abduction? So this is overhead abduction. तो ये possible नहीं होगी. So initially जब हमारी abduction start होनी होती है, so supraspinatus करवाता है up to 15 degree. Then हमारा deltoid activate होता है वो up to 90 degree. ये हमारा देखिए आप horizontal बन चुका है. दिस इज़ बाय डेल्टॉइड मसल. अब इसके ऊपर जो ओवरहेड एब्डक्शन होनी है, दिस इज़ कॉज्ड बाय serratus एंटीरियर एंड ट्रेपीजियस बोथ. तो ये हमारी ओवरहेड एब्डक्शन अब पॉसिबल नहीं होगी. So you can see here the winging of scapula as well. इसमें inferior angle of the scapula is now prominent and medial border of scapula is prominent as well. So slightly rightward shape. What is triangle of auscultation? So triangle of auscultation is present near the inferior angle of scapula. So ये inferior angle of scapula के भी present होता है. What are its boundaries? तो ये boundaries आप लोग पढ़ें, but मैं आप लोगों को diagrammatically दिखाता हूँ. So these are the boundaries of the triangle of auscultation. This is triangle of auscultation. So this is trapezius. Infromedial part जो है वो trapezius बना रहा है. अगर हम देखें inferior part, it is made by the superior border of latissimus dorsi. तो this is superior border of latissimus dorsi. Lateral border is formed by medial side of the या medial border of the scapula. तो ये हमारे पास triangle of auscultation बन गई. What is its importance जो कि पूछी जाती है? Good for examination of posterior segment of our lungs. So posterior segment lungs का यहाँ पे स्टेथोस्कोप से देखा जाता है. और ये कब enlarge होती है? जब हम अपनी आर्म को इंटीग्रियरली फोल्ड करके फ्लेक्स करते हैं तो ये हमारी जो बैक साइड है यहाँ पे ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है. इन दैट 6 इंटरकोस्टल स्पेस एंड 6 and 7th rib become subcutaneous. सबक्यूटेनियस का क्या मतलब कि जो स्किन उसको कवर कर रही है. स्पाइनल एक्सेसरी नर्व पाल्सी. सो यू शुड नो अबाउट द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व. तो ये क्रेनियल नर्व नंबर 11 को कहते हैं. और स्पाइनल नर्व किसको सप्लाई करती है? सो इट सप्लाइज द ट्रेपीजियस मसल. सो ट्रेपीजियस मसल की हमारे पास पाल्सी हो जाएगी. ट्रेपीजियस muscles, another name is shrugging muscle. So this movement is caused by trapezius muscle. So when it get damaged तो shrugging नहीं होगी. So mark ipsilateral यानी उसी साइड की weakness when shoulder are shrugged against the resistance. So if someone put his hand on our shoulder और हमें कहे कि shrug करे तो हमसे shrug नहीं करोगा अगर ये damage होगा. So this is caused by spinal accessory nerve palsy. Now इंजरी टू द थ्रैकोडोर्सल नर्व. सो थ्रैकोडोर्सल नर्व किस मसल को सप्लाई करती है? इट सप्लाइज द लेटिसिमस डोर्साई. तो लेटिसिमस डोर्साई का एक और नेम है जो कि बहुत कॉमनली वाइवा में पूछा जा सकता है. सो इट्स अ क्लाइंबिंग मसल. सो अगर ये नर्व कब डैमेज हो सकती है? दिस नर्व इज़ ऑल्सो वल्नरेबल टू इंजरी जब मेजेक्टमी हो यानी ब्रेस्ट रिमूवल, एक्सिलरी ट्रेल ऑफ ब्रेस्ट जब खास तौर पर रिमूव हो. ये मैं आप लोग को डायग्रामेटिकली भी दिखाता हूँ. उसके अलावा लेटिसिमस डोर्साई अगर डैमेज हो जाए द पर्सन इज़ अनेबल टू रेज द ट्रंक विद द अपर लिम्ब. क्योंकि जो ट्रंक रेज करनी होती है विद द अपर लिम्ब उसमें लेटिसिमस डोर्साई हेल्प होता है. सो दिस इज़ अ क्लाइंबिंग मसल. सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्रैकोडोर्सल नर्व अगर हम देखें तो ये थ्रैकोडोर्सल नर्व एंड आर्टरी है जो ये पॉइंट हो रहा है. तो इधर ही टेल ऑफ ब्रेस्ट होती है ऑलमोस्ट. तो यहाँ पे टेल ऑफ ब्रेस्ट और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो जब मेजेक्टमी में वो भी रिमूव करना लाजमी होता है बिकॉज इट लीड्स टू द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. तो जब मेलिग्नेंट ट्यूमर हो या ब्रेस्ट ट्यूमर हो तो वो लिम्फ नोड्स हमें रिमूव करने होते हैं. सो दिस नर्व इज मोस्ट लाइकली टू डैमेज एंड आफ्टर द डैमेज टू दिस नर्व पर्सन इज अनेबल टू क्लाइंब एंड कैन नॉट यूज इट्स अपर लिम्ब मोर इफेक्टिवली टू क्लाइंब. तो क्योंकि लेटिसिमस डोर्साई होना ज़रूरी है.
injury to dorsal scapular nerve. So dorsal scapular nerve supply which muscle? So it supplies rhomboids, और rhomboids क्या करते हैं? Rhomboids are responsible for the retraction of scapula. So retraction of scapula is not possible in this case, unable to fix scapula to the thoracic wall. अब ये पूछा जा सकता है स्कैपुला किस साइड पे होगी, इफेक्टेड साइड पे होगी कि नॉर्मल साइड पे होगी. सो स्कैपुला ऑन इफेक्टेड साइड इज़ लोकेटेड फर्दर फ्रॉम मिड लाइन, यानी अगर इफेक्टेड साइड की स्कैपुला है तो अगर ये सेंटर है तो वो थोड़ी सी साइड पे होगी, अफेक्टेड वाली, नॉर्मल वाली अपनी पोजीशन में होगी. तो ये हो गए हमारे पास डोर्सल नर्व स्कैपुला. इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व. सो ये सारी नर्व इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेडली MCQs, SCQs, वाइवा क्वेश्चन ये सारी पूछी जाती है. इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजरी. ये मैं आप लोग को बहुत फोर्स करके बता रहा हूँ. इसके कॉजेज़ अब हमें देखने हैं, इसके क्योंकि कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट कॉज इज डैमेज टू द सर्जिकल नेक. तो आप लोग को मैं पिछली वीडियो में बता सकता हूँ, सर्जिकल नेक के गिर्द होती है एक्सिलरी नर्व. सो डैमेज टू द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस, एक्सिलरी नर्व विल गेट डैमेज. ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट डिसलोकेशन. सो ह्यूमरस और स्कैपुला में जो जॉइंट बनता है उसकी डिसलोकेशन हो जाए तो दिस नर्व इज मोस्ट लाइकली टू डैमेज. इनकरेक्ट यूज़ ऑफ क्रचेस. क्रचेस बात सीखियाँ जो कि पैरालाइज पर्सन यूज़ करते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, तो तब उसमें भी अगर वो सही तरह से यूज़ ना की जाए तो एक्सिलरी नर्व डैमेज होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि वो यहाँ पे एक्जिला में उन्होंने फिक्स की होती है खुद. इनकरेक्टली गिवन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल. डेल्टॉइड में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बहुत देख के देना होता है, इसकी स्पेसिफिक पोजीशन होती है, अदरवाइज एक्सिलरी नर्व गेट डैमेज और डेल्टॉइड डैमेज हो जाएगा. मैं आपको दिखाऊंगा जब डैमेज होगा तो क्या होगा, उसकी एट्रोफी किस तरह होती है. अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे डैमेज के. पैरालिसिस ऑफ डेल्टॉइड मसल. सो डेल्टॉइड मसल के आपको पता है इट्स मल्टीपेनेट मसल. व्हाट इज़ मल्टीपेनेट मसल? इसके आगे फाइबर्स एंटीरियर फाइबर्स है, साइड पे सेंट्रल फाइबर, पीछे पोस्टीरियर फाइबर. एंटीरियर वाले हमारे पास फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं, पोस्टीरियर हमारे एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं, डेल्टॉइड हमें अबडक्शन में हेल्प करता है अप टू 90 डिग्री. तो ये सारे फंक्शन डैमेज होंगे. डेल्टॉइड एट्रोफी, जब भी किसी मसल की मोटर इनर्वेशन ख़त्म हो जाती है तो वो अपना फंक्शन नहीं करता, और जब भी कोई मसल फंक्शन नहीं करेगा तो वो डिटीरियोरेट होगा और एट्रोफी हो जाएगी. राउंडेड कंटोर ऑफ द शोल्डर. जो राउंडेड कंटोर होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ. एक होता है लॉस ऑफ सेंसेशन इन रेजिमेंटल बैंड. सो यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन होता है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ये सेंसरी इनर्वेशन भी करती है. आप लोगों को सेंसरी और मोटर सप्लाई का डिफरेंस पता होना चाहिए. मोटर सप्लाई कट ऑफ होगी तो मसल पैरालिसिस होगा और मसल की एट्रोफी होगी. सेंसरी कट ऑफ होगी तो आप लोगों को वहाँ सेंसेशन नहीं फील होगी, और वहाँ पे कुछ भी अगर लगेगा आप लोग, अगर वो जगह डैमेज भी होगी आप लोग को पता नहीं लगेगा, क्योंकि सेंसेशन तो वहाँ पे लॉस है. ये आप लोग देख सकते हैं ये पैरालाइज साइड है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये डेल्टॉइड बिल्कुल ठीक है. तो पैरालाइज साइड पे क्या हुआ है, हमारे पास अब ह्यूमरस भी नज़र आने लग गया है, क्योंकि यहाँ पे राउंडेड कॉन्टोर इज लॉस्ट. सो द नेक्स्ट क्लिनिकल. सो ये सेंसेशन के रेजिमेंटल बैंड. सो रोटेटर कफ्स. सो आप लोग को रोटेटर कफ्स पता होना चाहिए. 4 मसल्स होते हैं रोटेटर कफ्स में. ये आप लोगों से रिपीटेडली पूछा जाता है सकता है, बिकॉज इट्स is responsible for the stabilization of glenohumeral joint. तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है. supraspinatus muscle. जो supraspinatus muscle है, infraspinatus muscle, teres minus and subscapularis muscle. तो आप लोग इसकी ओरिजिन इंसर्शंस देखेंगे तो ह्यूमरस पे बड़ी एक पैटर्न में हुई होती है, तो उसकी आप लोग इंसर्शन देखिएगा. तो ये रोटेटर कफ में ये 4 मसल्स है, ये SCQ में पूछा जा सकता है. The supraspinatal tendon is most commonly ruptured. So this is MCQs. पूछा जाए रोटेटर कफ में किसका टेंडन is most likely to be damaged, so it's supraspinatal. Degenerative tendonitis of the rotator cuff is common, but in older people. During axillary nerve node dissection, 2 nerve are at the risk. Axillary nerve हम कब डाइसेक्ट करते हैं? मेनली इन ब्रेस्ट कैंसर. जब ब्रेस्ट कैंसर हो तब, क्योंकि ये लिम्फ नोड्स में कैंसर ने मेटास्टाइज करना होता है. तो कौन सी 2 नर्व मोस्ट लाइकली डैमेज है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व. सेरेटस इंटीरियर डैमेज. सेरेटस इंटीरियर डैमेज तो हमारे पास विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगी और ओवरहेड अबडक्शन नहीं हो सकती. थ्रैकोडोर्सल नर्व डैमेज. सो हमारे पास थ्रैकोडोर्सल नर्व लेटिसमस डोर्साई को सप्लाई
करती है तो क्लाइंबिंग डैमेज, तो आप लोग अभी मैंने बताया था मजेक्टमी में जब टेल और ब्रेस्ट हम रिमूव करते हैं तो ये मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज स्ट्रक्चर है। Next is the tendon of long head of bicep can be partially or completely dislocated from the intertubercular sulcus। तो ये मैंने क्यों पॉइंट ऐड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप किस सल्कस से पास करता है। सो इट पास विद द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ द ह्यूमरस। तो मैं आप लोग को ये सल्कस दिखाता हूँ, आप लोग को मैं बाइसेप भी दिखाता हूँ। सो आप लोग ये देख सकते हैं देयर आर टू हेड्स ऑफ बाइसेप। सो ये दिस इज़ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। तो ये हमारे पास सल्कस में से पास कर रहा है, दिस इज़ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस जिसमें से वो पास कर रहा है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप कहाँ से पास करता है। रप्चर ऑफ द टेंडन, ये आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्लिनिकल है। रप्चर ऑफ द टेंडन ऑफ बाइसेप अगर हो जाए तो क्या होता है, इट कॉजेज पोपाइज डिफॉर्मिटी। आपने पोपाई द सेलर मैन कार्टून लाजमी देखे होंगे अपने बचपन में, आप लोगों ने देखा होगा कि उसके मसल्स होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये रप्चर हो जाए तो किस तरह होता है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं खुद। तो ये हमारे पास पोपाई डिफॉर्मिटी है, तो आप लोग ये देख सकते हैं पोपाई द सेलर मैन के मसल की तरह यहाँ पे मसल है। तो द नेक्स्ट MCQs, नेक्स्ट क्लिनिकल इज मैलेट और बेसबॉल फिंगर। सो मैलेट और बेसबॉल फिंगर में आप लोग देख सकते हैं ये क्यों कॉज होता है, सडन सीवियर टेंशन ऑन अ लॉन्ग एक्सटेंसर टेंडन। अगर एक्सटेंसर टेंडन में सीवियर टेंशन हो तो एक्सटेंसर टेंडन डैमेज हो जाएगा। अगर एक्सटेंसर टेंडन डैमेज होगा तो एक्सटेंशन हमारे पास लॉस हो जाएगी और फ्लेक्शन हमारे पास हो जाएगी उसकी। सो हाइपर फ्लेक्शन होगी उसकी। अब ये आप लोग देख सकते हैं दिस इज मैलेट फिंगर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाइपर फ्लेक्शन, तो ये इस तरह हुई है, यू कैन सी हियर। और इसकी कॉजेज़ आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह हाइपर, जब फ्लेक्शन बहुत ज़्यादा एकदम हुई तो एक्सटेंसर टेंडन रप्चर हो जाएगा। तो आप लोग किस तरह कोई भी क्लिनिकल से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड है, इसको इक्वली फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर ने इक्विलिब्रियम में सपोर्ट किया हुआ है, इसलिए ये सीधा आप लोगों को नज़र आ रहा है। अगर मेरी कोई इस तरह की नर्व डैमेज हो जिसकी वजह से मेरी फ्लेक्सर्स डैमेज हो तो मेरी फ्लेक्शन लॉस हो जाएगी। अब कोई नर्व ऐसी डैमेज हुई है जिसकी वजह से फ्लेक्शन रिस्ट की लॉस हो गया तो मेरा हाथ इस तरह हो जाएगा। अब कोई ऐसी नर्व डैमेज हुई है जिससे एक्सटेंसर्स मेरे डैमेज हुए हैं जो कि रेडियल नर्व है, तो हाथ इस तरह हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा। अगर एक्सटेंसर्स वाली नर्व डैमेज होगी तो फ्लेक्शन होगी, अगर फ्लेक्शन वाली डैमेज होगी एक्सटेंशन होगी, अगर अबडक्शन वाली डैमेज होगी तो अडक्शन हो जाएगी, और अडक्शन वाली होगी तो अबडक्शन हो जाएगी। सो ऑपोजिट वाली ओवरकम कर जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को हर चीज़ की नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए, उसका एक्शन पता होना चाहिए, फिर उसकी जो डैमेज है आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि उसके डैमेज से क्या होगा। Fractured elbow. What is fractured elbow? So fracture of olecranon process is basically fractured elbow. Olecranon अगर डैमेज हो जाए, the typical mechanism of injury is fall on the elbow combined with sudden powerful contraction of the tricep brachii। एकदम आप जब elbow के भार पे गिरते हैं तो आप लोग ये देख सकते हैं this is fractured elbow। यहाँ पे olecranon gets separated from ulna। So next about the ulnar nerve, these are very important। ulnar nerve clinical जो most important points है वो मैं सारे कवर कर दूंगा। ulnar nerve injury usually occur in 4 places। तो आप लोग को ये चारों places पता होनी चाहिए। posterior to medial epicondyle, ये आप लोग को मैं ह्यूमरस में बता चुका हूँ। the cubital tunnel formed by the tendinous arch। अब cubital tunnel बहुत इंपॉर्टेंट है। cubital tunnel कौन बनाता है, flexor carpi ulnaris के 2 हेड्स होते हैं। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस के 2 जो टेंडन्स होते हैं वो हमारे पास क्यूबिटल टनल बनाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि क्यूबिटल टनल किधर है, तो आप लोगों ने बताना है क्यूबिटल टनल इधर एल्बो में, यहाँ पे मीडियल साइड पे होती है। कौन बनाता है, हमारे पास ये बनाता है 2 टेंडिनियस हेड ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस। ये आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगा एक और क्लिनिकल में। एट द रिस्ट पे बहुत डैमेज होने का इसके खतरा होता है, और इन द हैंड। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा पाथवे। तो ये अल्नर नर्व यहाँ पे मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे डैमेज होने का खतरा, यहाँ पे फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस के हेड्स के दरमियान, रिस्ट में इधर, और बाकी हैंड्स में डैमेज हो सकती है। सो अल्नर नर्व इंजरी अक्कर मोस्ट कॉमनली कहाँ पे सबसे कॉमन,
डैमेज होती है वेयर पोस्टीरियर टू द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। तो ये अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल आने लगा, फनी बोन। द इंजरी रिजल्ट व्हेन द मीडियल पार्ट ऑफ द एल्बो हिट्स टू द हार्डर सरफेस फ्रैक्चरिंग द मीडियल एपिकोंडाइल। तो व्हाट इज़ मीडियल एपिकोंडाइल? तो आप लोग को पता है, आप लोग का एकदम बाजू बेरहानी में जब लगता है ये कोनी, तो आप लोग को करंट सा फील होता है। तो करंट जो फील होता है वो बेसिकली आपकी जो अल्नर नर्व होती है वो कंप्रेस होती है, उसकी वजह से जो आप लोग को सेंसेशन फील होती है अपनी लिटिल फिंगर में और सेकंड लास्ट फिंगर में, आपको एक करंट वाली सेंसेशन फील होती है। आप कहते हैं मुझे लगा, मुझे करंट लगा जैसे। तो दिस इज़ फनी बोन। तो ये वो सेंसेशन ब्रेन में जाती है। तो ये जो मीडियल एपिकोंडाइल है, इसको अलोंग विद द अल्नर नर्व हम फनी बोन कहते हैं। ये स्पेसिफिकली कोई बोन नहीं होती, बट हम इस चीज़ को कहते हैं इस तरह। So come to the next clinical. The characteristic appearance of the hand resulting from the distal region of the ulnar nerve. आप लोगों ने को मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर रेडियल नर्व डैमेज हो तो हमारे पास होता है रिस्ट हैंड, अगर हमारे पास अल्नर नर्व डैमेज हो तो हमारे पास होता है क्लो हैंड। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपको क्लो हैंड की मैं आपकी शक्ल दिखाता हूँ कि किस तरह क्लो हैंड होता है। तो आप लोग क्लो हैंड देख सकते हैं कि दिस इज़ द क्लो हैंड। तो ये होता है ड्यू टू डैमेज ऑफ द अल्नर नर्व। व्हाट इज़ क्यूबिटल टनल सिंड्रोम? तो आपको मैंने क्यूबिटल टनल बताई थी। ये बनाते हैं टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। तो द अल्नर नर्व में बी कंप्रेस, अल्नर ट्रैपमेंट उधर हो जाएगी इन द क्यूबिटल टनल। और ये कौन बनाता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस? होप से मैंने डायग्राम डाली होगी। यस, ये बहुत प्यारी सी डायग्राम है। आप लोग देख सकते हैं ये दो हेड्स हैं फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस के, और इसके दरमियान से हमारे पास गुजर रही है अल्नर नर्व, और ये हमारे पास क्या है? क्यूबिटल टनल। तो यहाँ पे कंप्रेशन हो सकता है। तो कंप्रेशन की एक और फोटो होगी। सो यू कैन सी हियर कि इस तरह कंप्रेशन हुई, ये कंप्रेशन हुई तो क्या होगा? अल्नर नर्व डैमेज, क्लो हैंड हो सकता है। और बाकी अल्नर नर्व के आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से मसल्स को सप्लाई कर सकती है, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि अल्नर नर्व के डैमेज से कौन सा एक्शन रिमूव होगा। तो जो मसल जिस मसल को सप्लाई करती है, तो वो उस मसल का जो एक्शन जो ख़त्म होगा तो अल्नर नर्व का वो डैमेज हो सकता है। तो वो किसी भी तरह किसी भी सिनेरियो में वो पूछ सकता है आपसे। व्हाट इज़ अल्नर कनाल सिंड्रोम? क्यूबिटल इज़ समथिंग डिफरेंट, कनाल इज़ समथिंग डिफरेंट। अल्नर कनाल को हम गोयंस टनल भी कहते हैं। इधर कंप्रेशन ऑफ अल्नर में अकर एट द रिस्ट, वो हमारे पास एल्बो वाली जगह पे हुई थी। अगर रिस्ट वाली जगह पे हो वहाँ पे अल्नर कनाल होती है, ये गोयंस कनाल होती है। इट पासिस बिटवीन द पीसीफॉर्म एंड हुक ऑफ हेमेट। तो मैं आपको पिछली वीडियो में हुक ऑफ हेमेट में से दिखा चुका हूँ कि अल्नर नर्व पास कर रही होती है। तो अगर पूछा जाए बिटवीन विच टू कार्पल बोन्स, तो पीसीफॉर्म एंड हुक ऑफ हेमेट होगा। सो यू कैन सी हियर इन द डायग्राम कि गोयंस कनाल ये इसके दरमियान से पास कर रही है हमारे पास अल्नर नर्व। और कौन सी दो कार्पल बोन्स के दरमियान से कर रही थी? पीसीफॉर्म एंड हुक ऑफ हेमेट। सो द लास्ट नर्व but not the least, this is one of the most important nerve, median nerve, carpal tunnel syndrome। तो ये देखें कितने डिफरेंट सिंड्रोम है। क्यूबिटल टनल आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, गोयंस टनल कर चुके हैं। सो नाउ दिस इज कार्पल टनल। कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व डैमेज होगी? ये मोस्ट लाइकली पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सारे टर्म्स वो बार बार यूज़ करते हैं एमसीक्यूज या एससीक्यूज में। आप लोगों को मीडियन नर्व की सब कुछ आता होगा, आपको उसके मसल सप्लाई आती होगी, आपको उसके एक्शन आते होंगे, हर चीज़ आती होगी। आपको कार्पल टनल का नहीं पता होगा, वो पूछेंगे आप लोग अल्नर नर्व लगाएंगे, कुछ इस तरह हो सकता है। तो ये आप लोग को ये सारे नेम्स पता होने चाहिए, जो कि मैंने कोशिश की कि सारे कवर हो जाए। Carpal tunnel syndrome results from any lesion that significantly reduces the size of carpal tunnel। So carpal tunnel होती कहाँ पे है? मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा। More commonly increases the size of some of the 9 structure। So carpal tunnel में से कितने स्ट्रक्चर पास करते हैं ये पूछा जा सकता है। So 9 structure pass through the carpal tunnel। कोई भी एक की इन्फ्लेमेशन होगी तो carpal tunnel syndrome हो सकता है। तो ये आप लोग कार्पल टनल देख सकते हैं, ये रिस्ट में प्रेजेंट है और यहाँ पे डिफरेंट टेंडन्स पास कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं मीडियन नर्व पास कर रही है, फ्लेक्सर टेंडन्स पास कर रहे हैं। तो ये दिस इज द कार्पल टनल। मीडियन नर्व इज मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रक्चर इन दिस टनल। आपसे पूछा जा सकता है ये एमसीक्यू। मीडियन नर्व सप्लाई 3 थिनार्ड मसल्स, 3 थिनार्ड मसल्स जो कि थंब वाली साइड पे होते हैं। हाइपोथेनार होती है फिंगर वाली साइड पे, उनको अल्नर नर्व सप्लाई करती है। तो मीडियन नर्व डैमेज होगी तो ये देख सकते हैं थिनार मसल एट्रोफी हो गई है।
मैंने आपको बताया जब भी कोई मसल डी इनर्वेट होता है तो उसकी एट्रोफी हो जाती है, क्योंकि उसकी फंक्शनिंग नहीं जब हो रही होती तो वो डिटीरियोरेट होने लग जाता है। अब जो खुदकुशी की कोशिश करते हैं, सुसाइड में जो बाजू जहाँ से काटते हैं उसमें मीडियन नर्व बहुत ज़्यादा लाइकली होती है कि डैमेज हो। मीडियन नर्व इज कॉमनली इंजर्ड जस्ट प्रॉक्सिमल टू द फ्लेक्सर रेटिनेकुलम। सो अगर ये डैमेज हो जाएगी तो थिनार मसल डैमेज हो जाएगी और ये लम्ब्रिकल्स को भी सप्लाई करती है। सो फर्स्ट टू लम्ब्रिकल्स ऑल्सो गेट डैमेज। सो मीडियन नर्व इंजरी के ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग को इसके फंक्शंस खुद पता होने चाहिए, ये आप लोग खुद पढ़ें। आगे ये वाले भी आप लोग खुद पढ़ें। नेक्स्ट, प्रोनेटर सिंड्रोम। प्रोनेटर आप लोगों को पता है प्रोनेशन में हेल्प करता है। अ नर्व इंट्रैप्शन सिंड्रोम, अब ये कहाँ पे नर्व इंट्रैप हुई है? सो मीडियन नर्व प्रोनेटर के हेड के दरमियान में अगर इंट्रैप हो जाए तो प्रोनेटर सिंड्रोम होता है और नर्व कंप्रेस हो जाती है। अल्नर नर्व कहाँ कंप्रेस हो रही थी? अल्नर नर्व फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस के दो हेड्स के दरमियान कंप्रेस हो रही थी। तो आप लोग को पता होना चाहिए प्रोनेटर के दरमियान में मीडियन नर्व कंप्रेस होगी। Next is shoulder separation. This is one of the most important and most ambiguous clinical for everyone. Shoulder separation लोग ज़्यादातर समझते हैं कि ह्यूमरोग्लिनोइड सेपरेशन को कहते हैं, बट इट्स रॉन्ग। शोल्डर सेपरेशन एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की डिसलोकेशन को कहते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ट्रिकी एमसीक्यूज है और ये वाइवा क्वेश्चन समटाइम्स डिस्टिंक्शन देने के लिए पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। शोल्डर सेपरेशन इज द डिसलोकेशन ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो इसमें और क्या होता है? इट्स वियर व्हेन बोथ द एक्रोमियोक्लेविकुलर एंड कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट आर टॉर्न। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनॉन बर्साइटस। सो इलेक्ट्रोनॉन का बर्सा जो होता है आप लोगों ने ये पढ़ लेना है। बर्सा इन्फ्लेम हो जाएगा और स्टूडेंट एल्बो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कंडीशन एज वेल, जो इस तरह स्टूडेंट बैठते हैं और ये आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में। द टाइप ऑफ बर्साइटस जो अभी मैंने आप लोग को दिखाया है, इसका दूसरे नाम डार्ट थ्रोवर एल्बो या माइनर एल्बो, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। व्हाट इज़ नर्स मेड एल्बो? तो प्री स्कूल चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर वर्नरेबल टू transient subluxation of the head of the radius subluxation डिसलोकेशन ऑफ द हेड ऑफ रेडियस जब होती है तो उसको कहते हैं नर्स मेड एल्बो या पुल्ड एल्बो। अगर कोई बाजू खींची जाए यहाँ से हेड ऑफ रेडियस डिसलोकेट हो जाए तो नर्स मेड एल्बो होती है। व्हाट इज बुल राइडर्स थंब? रेफर टू द स्प्रेन ऑफ द रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। तो आप लोग को ये लिगामेंट पता होना चाहिए। वो पूछ सकते हैं बुल राइडर लिगामेंट कौन सा लिगामेंट डैमेज होता है? सो इट्स रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। An avulsion fracture of the lateral part of the proximal phalanx of the thumb. This is the proximal phalanx नीचे वाली, this is the distal phalanx of thumb. तो यहाँ पे हमारे पास रेडियल कोलैटरल लिगामेंट proximal phalanx से होता है अटैच, वो रप्चर हो जाता है। So next MCQ, next clinical is Skyer's thumb. इसको एक और नाम दे सकते हैं गेम्स कीपर थंब। Refers to the rupture of chronic laxative collateral ligament of first metacarpopharyngeal joint. The injury results from hyperabduction of the metacarpopharyngeal joint of the thumb, which occur when the thumb is held by the scapula. तो मैं आप लोग को इसको दिखाता हूँ कि ये किस तरह का होता है। तो ये इस तरह कुछ डैमेज होता है। क्या आप लोग देख सकते हैं मेटाकार्पल है और ये फेलेंक्स है, तो मेटाकार्पोफिरिंजियल जॉइंट है, जो लिगामेंट है ये डैमेज हो गया है। ये कौन सा लिगामेंट था? ये अल्नर कोलैटरल लिगामेंट था। बुल राइट में आपको दिखाया था कि वो रेडियल कोलैटरल लिगामेंट था। तो दिस इज़ द स्कायर्स थंब जो यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये स्कायर्स थंब की फोटो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अपर लिम्ब क्लिनिकल्स, और ये सारे KLM के क्लिनिकल्स है, ये आप लोग लाजमी अच्छी तरह कीजिएगा क्योंकि ये रिपीटेडली प्रॉफ में पूछे जाते हैं MCQs SCQs, और फर्दर इंशाल्लाह आई विल अपलोड अबाउट लोअर लिम्ब क्लिनिकल एज वेल।